हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि क्लास 8 की ज्योग्राफी, जिसका आज हमारा लास्ट चैप्टर है 5। देखिए, न्यू एनसीईआरटी में आपके चैप्टर्स को कम किया गया है, उसी चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चैप्टर इन्होंने क्या किया है कि दो दो चैप्टर्स को एक एक में मर्ज किया है, और इसीलिए 5 ही चैप्टर है ज्योग्राफी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कल से हमारी पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिटी क्लास 6, 7, 8 यही लास्ट बचा है। ठीक है, और साथ साथ में मैंने सोचा है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पेडागोजी ये भी एक एक दो दो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट में आपको केवल क्लास 6, 7, 8 की अलग अलग जो है क्लास मिलेगी, जिसमें आपका कंप्लीट एनसीईआरटी मैराथन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कंप्लीट सीटेड एसएसटी का जो है नोट्स आ चुका है, जिसे भी लेना होगा व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां पर मैसेज करके आप तुरंत जो है नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के समय रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास नोट्स होना चाहिए, फिर चाहे वो आपका खुद का बनाया हुआ हो या फिर आपने मेरा लिया हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों नोट्स आप ले सकते हो। देखिए, ये जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपको पता है कि मानव भी जो है खुद एक रिसोर्स है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी आपके एग्जाम में ही। तो अगर आपसे जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या ह्यूमन रिसोर्स है, तो जी हाँ, क्योंकि हम अपने स्किल से, जो भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, उसी से हम लोग रिसोर्सेज बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए लिखा भी हुआ है कि मानव संसाधन ही क्या है, अंतिम संसाधन है। ठीक है, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है, और उनकी संख्या और लक्षण भी बदल देते हैं। बट इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी रिसोर्सेज है वो प्रकृति की देन है, और वो इम्पॉर्टेंट भी इसीलिए है क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब ये एक फैक्चुअल चीजें हैं। यहाँ पर देखिए, देखो, आप अगर अपना खुद से नोट्स बना रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही लिखना, और बेकार की चीजें मत लिखना, नहीं तो रिवीजन में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल योजना, यहाँ पर आप देखिए ये पूछता है ये क्या है, तो 2015 में 1 करोड़ युवाओं को 2016 से लेकर 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आपसे उद्देश्य पूछेगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये आपसे पूछेगा कि ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कब आया था, तो आपको बताना होगा। अब यहाँ पर जनसंख्या का वितरण एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको पता है कि जनसंख्या मतलब भूपृष्ठ पे लोग फैले हुए हैं, उसी को बोलते हैं जनसंख्या वितरण। अगर मैं विश्व की जनसंख्या का बात करूं तो 90% से अधिक भाग जो है वो भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, आप जानते हो, असमान है। कुछ कहीं कहीं पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कहीं पर बहुत कम लोग मिलेंगे। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी, उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वत और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो ये भी पूछेगा आपसे। अच्छा, जिन लोगों ने भी एसएसटी का नोट्स लिया है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है फीडबैक आ रहे हैं कि अब उनके स्कोर बढ़ने लगे हैं। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि सोशल साइंस में सभी का नंबर 50 से ऊपर ही हो। ठीक है, और असली मेहनत अब स्टार्ट होगी। मंडे से आपको हर दिन चैनल पे कोई ना कोई क्लासेस मिलेंगी सोशल साइंस की। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग होते हैं। अब यहाँ पर जो है देखा जाए दक्षिण की अपेक्षा तो उत्तर में ज्यादा लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या जो है कि लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो मतलब 60% लोग जो है 10 देशों में रहते हैं। ठीक है, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, 10 करोड़। वैसे ये आपसे 10 करोड़ वाला नंबर नहीं पूछेगा, ये वाले आप नंबर याद रख लेना। ठीक है, अब ये जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछता है हर एग्जाम में कि भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये रट लेना, ये नंबर पूछता है। तो अगर देखें तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, और सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो अगर मैं संपूर्ण विश्व के औसत जनसंख्या की बात करूं तो ये इसका घनत्व कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक लोग कहाँ पे हैं, मतलब डेंसिटी कहाँ पे है, तो दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके बाद से नंबर आएगा पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये भी याद करने वाला है। ठीक है, अब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से प्रभावित नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्थलाकृति है। देखिए, आप जानते हो कि लोग जो है हमेशा से पर्वत पठार की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो, भले से वो हमें
एक टूरिस्ट के पर्पज से अच्छा लगता है कि यार पहाड़ है, पर्वत है, बट अगर आप वहाँ पे कंटिन्यूस रहने लगेंगे ना, आपको बहुत दिक्कत आएगी। एक तो आपको खेती करने में, आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। इसी वजह से लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप खेती, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी काम आराम से कर सकते हो। और गंगा के मैदान तो विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि ये उपजाऊ बहुत होता है। जबकि जो एंडीज, आल्प और हिमालय जैसे पर्वत वहाँ पे विरल है, वहाँ पे लोग नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कि भाई हम कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे जॉब हो, जहाँ पे हम अपना खेती कर सकें, जहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब जलवायु भी आप जानते हो कि लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो कि ज़्यादा गर्म अथवा ज़्यादा ठंडा, जैसे कि सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी ठंडी में नहीं रह पाएंगे हम। मिट्टी भी आप जानते ही हो कि जहाँ पे हम खेती कर सकें वैसी मिट्टी होगी तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया, चीन में हुआंगहो हो गया, चांग जियांग हो गया, तथा मिस्र में नील नदी, ये काफ़ी उपजाऊ हैं, तो यहाँ पे हम रहना पसंद करेंगे। अब वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये तो प्राथमिकता ही है हमारी। जहाँ पे अलवड़ जल हमको आसानी से मिलेगा, जैसे कि नदी घाटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे। मरुस्थल में बहुत दिक्कत होती है। मिनरल्स भी वही हैं, खनिज वाले जो क्षेत्र में अधिक लोग आपको मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के हीरो की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों के रहने को हमेशा से प्रेरित किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए, अगर आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो बस इतना समझ लो कि जहाँ पे हमें क्यों रहना है, जहाँ पे एजुकेशन होगा, जहाँ पे हम अपना काम कर सकेंगे, जीवन यापन जहाँ पे आसानी से होगी। ठीक है, अब कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं। तो सबसे पहले जीवन प्रत्याशा हम किसे कहते हैं? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। ठीक है, अब देखो आर्थिक का मतलब क्या हुआ। जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र होगा, आपको रोजगार मिलेगा, लोगों को बड़ी संख्या में ये क्षेत्र इसलिए अट्रैक्ट करेंगे कि भाई हमको यहाँ पे जॉब मिल रहा है। जापान में ओसाका हो गया और भारत में मुंबई में आप जाकर देखो इतनी भीड़ है, क्यों? वहाँ पे नौकरियां मिल जाती हैं, औद्योगिक क्षेत्र हो गया इसलिए। कल्चरल वाइज देखिए तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारा बनारस हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी। सामाजिक मतलब जहाँ पे अच्छा घर हो गया, अच्छा एजुकेशन हो गया, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, तो यहाँ पे लोग रहेंगे, जैसे कि आपका पुणे हो गया। ठीक है, अब जनसंख्या परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, तो ये जो देखिए, अगर ये सारी चीज़ें आपको वैसे मैंने नोट्स में भी नहीं रखा और ना ही ये पूछता है, तो इसको लिखना भी मत, टाइम वेस्ट होगा। आपसे पूछता है कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। तो देखो, जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर का मतलब होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, उसे बोलते हैं जन्म दर। ध्यान रखिएगा, प्रति 1000 व्यक्ति पर। और मृत्यु दर बोलते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। प्रवास किसे कहते हैं? तो लोगों के आने जाने को ही कहते हैं प्रवास। ठीक है, अगला देखो, प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, नेचुरली होता है। आप जानते हो, किसी को नहीं पता है कब डेथ हो जाएगी। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वही होता है प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आखिर में जनसंख्या दर क्यों बढ़ रहा है? तो इसके बढ़ने का कारण भी है प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। ठीक है, जहां पे डेथ हो रही है लेकिन बर्थ रेट वो भी तो ज्यादा है। आप्रवास किसे कहते हैं और उत्प्रवास, ये ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसे बोलेंगे, जैसे कि आप कहीं नए देश में चले गए तो आप्रवास हो गया। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उसे बोलते हैं उत्प्रवास। ठीक है, तो देखिए, प्रवास के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ दिया, मतलब आपने अपना देश छोड़ दिया। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। मान लो हमारे देश में बाहर के लोग आ रहे हैं, वो अप्रवासी हो गए। आपने देश छोड़ दिया तो आप उत्प्रवासी हो गए। ठीक है, और आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ उत्प्रवासों की संख्या ज्यादा हो गई है। उसके बाद से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। ठीक है, सूडान देश एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या की कमी हो गई। सूडान को छोड़ रहे हैं लोग इस वजह से। तो ये हो गया आपके कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि पूछता है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप क्या है? तो देखिए, आप भी जानते हो कि हर देश का अलग अलग होता है।
ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पर कम है। बट अभी अगर देखा जाए तो विश्व में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारा भारत ही देख लीजिए तो और सभी देशों में नहीं ऐसा है, बट कुछ देशों में है। जैसे कि अगर आप केन्या में देखोगे तो जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है, ठीक है। और हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर भी कम हो गई है। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही है तो लोग जो है ज़्यादा एज तक जिंदा भी रह रहे हैं, परंतु जन्म दर, लेकिन बच्चों के जो है बर्थ रेट वो भी ज़्यादा है, जिससे कि वो वहाँ पे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे अगर यूनाइटेड किंगडम देखो आप तो जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर की दर मंद है। तो ये तो अलग अलग होगा, कहीं पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर कम। ये एक समान नहीं है, अगर कभी स्टेटमेंट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। अब जनसंख्या संगठन क्या होता है, तो मान लो कोई एक देश है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या जो है कितनी भी अधिक हो, उस देश का आर्थिक विकास स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। मतलब कि भले से लोग बढ़ रहे हैं बट उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आर्थिक विकास के स्तर में। जैसे कि आप बांग्लादेश देखिए या फिर जापान, ये बहुत ज़्यादा घने देश हैं, लेकिन जापान जो है बांग्लादेश से आर्थिक रूप से ज़्यादा, ऑब्वियस बात है ना कि जापान तो उसके कंपेयर में काफ़ी इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग है, तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनसंख्या वृद्धि का। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। हम सब क्या हैं, हम एक संसाधन हैं। हम संसाधन क्यों हैं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग से, विचारों से ही किसी भी चीज़ को उपयोगी बनाते हैं, ठीक है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आय के स्तर पर हम सभी अलग हैं और लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नोट नहीं करना है और ना ही ये सब। देखिए जनसंख्या पिरामिड, ये बस ऐसे बताता है कि कोई भी देश का जनसंख्या है, मान लो ये पिरामिड है, तो ये क्या दिखाता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होते हैं। ये जो आधार होता है ये चौड़ा है और ऊपर आपने देखा होगा ये पतला हो गया है, ये संकरा हो गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं। मान लो बहुत से बच्चे जन्म लिए, बट उनमें से बहुत सारों की मृत्यु भी हो जाती है सैसों काल में, और कुछ बड़े हो पाते हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे ये कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखो तो केन्या के पिरामिड को दर्शाया गया है। कहीं पर भी चौड़े जो नीचे का है वहाँ पे जन्म दर है, बट उसमें से बहुत सारे बच्चों की तो डेथ भी हो जा रही है। तो ये पिरामिड है। बाकी देखिए अगर आप देखो तो जो युवा हैं वही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, और भारत जो है भाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास ऐसा संसाधन है उनको योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल और अवसर प्रदान करने के लिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और ये लास्ट चैप्टर है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले कि कोई भी संसाधन, उसको वो संसाधन कैसे बन जाता है, तो उसकी उपयोगिता, जिसे हम प्रत्योजता भी बोलते हैं, ये आपको नोट्स में मैंने लिखा भी है, बट ध्यान दीजिएगा उपयोगी होगा तो ही वो हमारे लिए संसाधन है। क्या ह्यूमन संसाधन है? जी हाँ, हम लोग क्यों हैं, क्योंकि हम अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने कौशल से जो है किसी भी संसाधन, किसी भी चीज़ को उपयोगी बना देते हैं। अब जैसे मान लो ये गाड़ियाँ हो गई, ये प्लेन हो गए, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो है, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं इस क्लास को, तो ये किसने बनाया है? ह्यूमन ने ही बनाया है। तो मानव भी एक संसाधन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और जो फैक्चुअल चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उत्प्रवास, अप्रवास, वो ध्यान दीजिएगा। तो ये आज का हमारे जो है लास्ट क्लास है, और क्लास आपको कैसी लगेगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। और बाकी कल से ध्यान रखिए, पॉलिटी की क्लास है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे सारे नोट्स मिल चुके हैं, तो मान लीजिए मैं पॉलिटी की क्लास लेती हूँ ना, तो आप नोट्स भी सामने रख सकते हो, या फिर फ़ोन से ही पढ़ रहे हो तो क्लास खत्म होने के बाद से एक बार पॉलिटी देखना, तो इससे आपका डबल रिवीजन होगा। और यकीन मानिए जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन करो। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मैम मेरे नंबर बढ़ने लगे हैं जब से उन लोगों ने नोट्स से बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। जी हाँ, अगर आप एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन सीटेड नहीं पूछता है। और इस बार जो लोग पिछली बार भी फेल हो गए थे, मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है एनसीईआरटी की और प्रीवियस क्वेश्चंस लगाया है आपके, इस बार देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और आप खुद मुझे मैसेज करेंगे। बाकी जिन लोगों ने नोट्स ले लिया है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।